तो हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज के क्लास में प्राकृतिक संसाधन पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में भूगोल का हमने पढ़ा था संसाधन भूगोल का पहला चैप्टर है और ये अभी पहला चैप्टर ही है। पहला चैप्टर का ये टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। ये क्लास 10th 8th 12th जितने भी बच्चे हैं सबके लिए अनिवार्य है, सभी क्लास में इसे पढ़ना है, ठीक है। आज के क्लास में पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसे नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, वह प्राकृतिक संसाधन होता है। उसी का अध्ययन आज के क्लास में करेंगे और इसमें प्राकृतिक संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि का अध्ययन करने वाले हैं। यानी आज के क्लास में केवल हम भूमि का ही अध्ययन करेंगे, ओनली भूमि का अध्ययन करेंगे, भू संसाधन का अध्ययन करेंगे जो वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है प्रकृति के द्वारा। यानी प्रकृति कोई भी संसाधन हो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है? भूमि संसाधन, क्योंकि ये है तभी हम हैं और तभी अन्य सभी संसाधन है, भले वो मानव के द्वारा निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा अन्य संसाधन निर्मित हो, जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, सभी है कब? जब ये भू संसाधन है। अर्थात भूमि संसाधन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। आया समझ में? भूमि संसाधन यह प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, यानी प्रकृति ने हमें उपहार दिया भूमि संसाधन। प्रकृति ने हमें अनेकों संसाधन उपहार में दिया, भू संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वायु संसाधन, ये सभी क्या है? संसाधन है। प्रकृति ने हमें उपहार में इसे दिया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? भू संसाधन, भूमि संसाधन। प्रकृति ने इसे हमें प्रदत्त उपहार के रूप में दिया है और इसके अंतर्गत ही कृषि, वानिकी, पशुचारण, परिवहन, संचार आदि सभी आते हैं। वायु, जल संसाधन सभी किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कृषि संसाधन भी भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। कृषि करने के लिए खेतों की जरूरत है और खेत कहाँ आएंगे? प्राकृतिक संसाधन में आएंगे, भूमि संसाधन में आएंगे, ठीक है ना। तो खेतों का अध्ययन यानी भूमि का अध्ययन और भूमि का अध्ययन यानी कि प्राकृतिक संसाधन भूमि संसाधन का अध्ययन, ठीक है। अब इसका भी देखिए, हर चीज का एक एक सीमा होता है, एक समय होता है, एक काल होता है। उसी तरह प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि संसाधन यानी पृथ्वी का भी एक जीवन काल है, ठीक है ना। एक निश्चित समय के अनुसार ये भी नष्ट हो जाएगी और वापस फिर से इसका निर्माण होगा, ठीक है। भूमि संसाधन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो भूमि संसाधन के स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा मिट्टी, ये सब क्या है? भूमि संसाधन में आएंगे। पठार भी एगो संसाधन ही है, भूमि संसाधन। पठार के अलावा पर्वत भी भूमि संसाधन में आएंगे, ठीक है ना। और मिट्टी भी भूमि संसाधन में आएंगे। अब यहाँ पर नोट में हम बनाए हैं एक आंकड़ा जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि भाई पूरे पृथ्वी में ये जो भूमि संसाधन है कितना है, कौन सा क्षेत्र कितना है। ये जो ग्रीन कलर से हम बनाए हैं ये मैदान है, मैदान 43%, यानी पूरे पृथ्वी पर 43% क्षेत्र जो है भूमि के, केवल भूमि के, इसमें जल नहीं आएगा, जल वाला क्षेत्र नहीं है, केवल भूमि के जो स्थल वाला क्षेत्र है वो भूमि के क्षेत्र में, पूरा भूमि के क्षेत्र को हम 100% माने हैं और इसमें 43% मैदान है, मिट्टी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मिट्टी है, सॉइल है, मिट्टी। इसमें क्या है? 43% मिट्टी वाला हरियाली वाला क्षेत्र जहाँ पर खेती, कृषि, पानी, ये सब काम किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा पठार, छोटे छोटे पहाड़ी इलाका 27% है, पूरे 100% भूमि के 27% क्या है? पठार है। और 30% जो है ये है क्या? पर्वत। पर्वत क्या है? 30%, ऊंचे ऊंचे प्रदेश में हिमालय पर्वत भी आ जाएगा। ये कितना है? 30%। इसे याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर। मैदान कितना है? 43%। पठार कितना है? 27%। और पर्वत कितना है? 30%। बोलो कम से कम, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा निर्माण। समझ में आ गया ये वाला?
अब अगला टॉपिक आता है हम लोग का मृदा निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब इतना आसान नहीं है मिट्टी का बनना। जो हम मैदान यहाँ पर 43% देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है। यदि पूरा पृथ्वी का जितना भी क्षेत्र है वो सारे क्षेत्र मिट्टी बन जाए तो फिर पृथ्वी की आकृति बदलने लगेगी। इसमें जटिल पदार्थ का भी रहना आवश्यक, जैसे कि पहाड़ पर्वत का भी रहना आवश्यक है, जो पृथ्वी का एक नियत संरचना प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछता है, बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण कैसे होता है। तो भाई मृदा निर्माण की बात करें तो यहाँ पर बस 2 लाइन में इसका यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं, लेकिन यह है क्या पूर्ण रूप से इसे जानेंगे हम। ठीक है ना, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तब जो बड़े बड़े चट्टानें होती है, पहाड़ों का पहाड़ी इलाका का पत्थर होते हैं, उस पर रासायनिक, जैविक और भौतिक, ये तीनों क्रियाएं होती है। भौतिक क्रिया मतलब क्या? उसे टूट कर नीचे गिरना, ठीक है, फोड़ना। रासायनिक क्रिया के मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु ये सब लगना, उसको सरंध्र बनाना। जैविक क्रिया का मतलब जैविक क्रिया हो गया। रासायनिक क्रिया का मतलब जैसे धूप, बरसात, ये सब में उसे टूट कर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। पानी के द्वारा उसे बहा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। जो हम लोग घर बनाने के लिए जो बालू यूज करते हैं, बालू होता है ना, बालू कहाँ से आता है? बालू पहाड़ों से निकलता है। पहाड़ी इलाका से, पहाड़ वो अलग नहीं होता है, जो पहाड़ी इलाका, पहाड़ या चट्टान होते हैं, उससे जब पानी निकलता है ना तो उसमें से छोटे छोटे कण को अपने साथ बहा ले आता है। अब वही जो छोटे छोटे कण जब इकट्ठा होता है तब बालू का रूप ले लेता है। तो वो भी चट्टान से ही, पहाड़ से ही निकला है, पर्वत से ही निकला है। अब वो वहीं टूट कर छोटे छोटे कण टूटेगा और टूटेगा, मतलब दिन जैसे जैसे लंबा समय तक तो बहेगा, टूटेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसे उसके अनुसार वो टूटता चला जाएगा और टूट कर छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाएगा और वही मिट्टी का रूप ले लेगा। यानी मिट्टी का रूप कैसे? तो चट्टानों से भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के माध्यम से होता है। भूगोलविद यानी भूगोल शास्त्री जो है, उन्होंने बताया कि मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या, यहाँ पर 1 इंच, ये इंच, इसके आधा में सेंटीमीटर, मतलब कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम इतना धूल कण इकट्ठा कर लिए, अब इतना धूल कण बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा होगा। ठीक है ना, यानी मिट्टी के निर्माण बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है ना। मृदा, मृदा का निर्माण, मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मिट्टी, मृदा माने मिट्टी, तो मिट्टी क्या है? तो परितंत्र का एक अति महत्वपूर्ण घटक है। और यह मिट्टी का किसे कहते हैं भैया? मिट्टी का यहाँ पर परिभाषा, यानी मृदा का परिभाषा हम लिखे हैं कि असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। और जो उसमें असंगठित पदार्थ होने चाहिए, अब पठार वाले एरिया को नहीं कहेंगे, पर्वत वाले एरिया को नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें असंगठित पदार्थ नहीं है। असंगठित पदार्थ का मतलब कि उसमें जो मिला हुआ कण है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये सारे कण, उर्वरकता, ठीक है ना। या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन जो लाखों करोड़ों वर्षों में बने, लंबा समय तक चले, इसे खत्म होने की संभावना बने रहे। ठीक है ना, ये नवीकरणीय। तो मिट्टी भी एक नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी क्या है? नवीकरणीय संसाधन। यह पेड़ पौधों के साथ पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय के पोषण करती है। ध्यान दे, मिट्टी जो है पेड़ पौधों के साथ, तो मिट्टी पेड़ पौधों के साथ अन्य जीवों के लिए भी जरूरी है। यह पेड़ पौधों को पोषण देती है। कौन? मिट्टी पेड़ पौधों को पोषण देती है। यह जीव समुदाय के लिए भी अति आवश्यक है। कौन? मिट्टी। मिट्टी में उपस्थित उर्वरकता, मिट्टी के सबसे बड़ा शक्ति क्या है? उर्वरकता, पावर, उर्वरकता, ये पावर है मिट्टी का। इसी के कारण मिट्टी का अस्तित्व है और यही जो है मिट्टी के अंदर में जान लाता है। इसी के कारण पेड़ पौधे, जीव, जैविक क्रियाएं, सभी क्रियाएं होती है। किसके कारण? उर्वरकता के कारण। यह मिट्टी में होता है। ठीक है ना। मृदा के नष्ट होने पर
यदि मृदा नष्ट हो जाए, ऐसे कल्पना कीजिए कि मिट्टी खत्म हो जाए, मृदा नष्ट हो जाए, तो मृदा नष्ट हो जाए तो इस संसार से, पृथ्वी से संपत्ति जाएगा, संपत्ति के साथ संस्कृति, जीवन भी एक संपत्ति ही है, संपत्ति के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता सब खत्म हो जाएगा। यानी मिट्टी के ही कारण संपत्ति, संस्कृति, सभ्यता हर चीज विकसित है, और यह खत्म तो इसके मिट्टी का संस्कृति और संपत्ति का भी कहानी खत्म, ठीक है ना। मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, अभी बताया कि कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण के लिए लाखों व करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। अब मिट्टी क्या है, इसका परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ लिया। मृदा के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई, मृदा निर्माण करने का कारक क्या है, कैसे मृदा का निर्माण। तो सबसे पहला चीज उच्चवासी यानी धाराकृति। मृदा के निर्माण के लिए धाराकृति, धारा मतलब क्या, भूमि यानी पृथ्वी आकृति होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्षैतिज आकृति में रहेगा तो मृदा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की आकृति में रहेगा ऐसे गोल, तो यहाँ पर चट्टान हो गया और यहाँ से चट्टान नीचे गिरेगा, टूटेगा, छोटे छोटे कण में बटेगा, फिर इसमें पानी आएगा, उसे बहा कर ले जाएगा, जैविक रासायनिक भौतिक क्रियाएं होगी, तब जाकर कहीं मृदा का निर्माण होगा। यानी मृदा के निर्माण के लिए धाराकृति अत्यंत जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा चीज चट्टान। अब मृदा कहाँ से बनता है, चट्टान पत्थर से ही ना बनता है, यानी मिट्टी बनाने के लिए चट्टान और पत्थर चाहिए, ठीक है। तो सबसे दूसरा चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है, चट्टान का रहना अति आवश्यक है। यहाँ पर पठार और चट्टान का रहना आवश्यक है, यही टूटकर मिट्टी में बदले, ठीक है। तीसरा चीज जलवायु, जलवायु का भी रहना आवश्यक है भाई, धूप निकलना चाहिए, जल बारिश होना चाहिए, ताकि ये मिट्टी में रासायनिक क्रियाएं हो सके, भौतिक क्रियाएं हो सके, जलवायु का रहना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति यानी पेड़ पौधे क्या होंगे कि इस पहाड़ी इलाका में पेड़ पौधे होंगे जिसका जो नीचे का जड़ होता है वो जड़ जाकर उसे क्या करता है, उसे तोड़ता है, छोटे छोटे खंड में तोड़ देता है, उसे सरंध्र बनाता है और वह टूटकर मिट्टी का निर्माण में सहायक हो जाता है। पेड़ पौधा छोटे छोटे पौधा होगा, उसे जब उखाड़ते हैं हम लोग तो नीचे को उसका जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, बिल्कुल भुरभुरी सी होती है। क्या कहते हैं, वो तोड़ता है मिट्टी को, तोड़ कर छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है, ठीक है, जिससे वह सरंध्र बन सके। तो जितना टूटेगा उतना ही मिट्टी का निर्माण होगा। अगला जैव पदार्थ, जैसे कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे जीव वगैरह, ये सब क्या करते हैं, भी मिट्टी का निर्माण में अपना सहायक भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ा चीज केचुआ। अगला खनिज कण, खनिज कण जैसे एल्युमिनियम, धातु, फास्फोरस, ये सब क्या है, खनिज कण होते हैं। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जो एल्युमिनियम के अंदर क्षमता होती है जल को सोखने की, ये जो जल को चट्टानों के अंदर सोख लेता है, सोखकर उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करता है, तोड़ता है। यानी खनिज लवण भी अति महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी के निर्माण में, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, बिना समय के नहीं हो सकता है। यानी मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, समय। लंबा समय लेता है मृदा निर्माण, लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में, ठीक है ना। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, तो जैविक और रासायनिक परिवर्तन। जैविक और रासायनिक परिवर्तन मृदा निर्माण में अहम भूमिका है। ये आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं, मृदा निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसका होता है, तो जैविक और रासायनिक परिवर्तन मृदा निर्माण की अहम भूमिका होती है, ठीक है। और मृदा के कार्य, मृदा में गुण, खनिज लवण, उसके रंग रूप के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, तो जलोढ़ मृदा हमारे भारत क्षेत्र में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई। उत्तर भारत के जितने भी मैदानी एरिया है, क्षेत्र है, सब में जलोढ़ मृदा है। उत्तर भारत में पूर्णतः जलोढ़ मृदा जो फैला है, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा निर्मित है। यानी उत्तर भारत के जो क्षेत्र है ना, वह जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ, जो हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ जलोढ़ मृदा को लेकर आती है, जलोढ़ मृदा को अपने साथ बहाकर लेकर आती है। ये तीनों नदियाँ में जो मृदा मिलती है वह जलोढ़ मृदा के ही स्रोत होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात में भी एक पतली सी परत पाई जाती है मिट्टी की, जो जलोढ़ मृदा की होती है, संकरी परत होती है, ठीक है ना। संकरी मतलब पतली सी परत, ठीक है ना, पतली ज़्यादा नहीं है, पतला सा परत है जलोढ़ मृदा की, ठीक है ना। इसके अलावा जो नदी डेल्टा बना है, नदी डेल्टा का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे नदियाँ जब आपस में आकर एक पॉइंट पर मिलती है ना, तो उसे नदी डेल्टा कहते हैं,
बहुत सारी नदियाँ जब एक पॉइंट पर आकर मिलेगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो नदी डेल्टा जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मिलकर क्या बनाती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये सब मिलकर क्या करती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये जलोढ़ मृदा के विस्तार में सहायक होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दे लो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां मिलकर नदी डेल्टा का निर्माण कर। नदी डेल्टा मतलब क्या, नदियों का समूह। जब नदियां चारों तरफ से आकर आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, नदी डेल्टा के निर्माण में ये जलोढ़ मृदा सहायक होती है। याद रहेगा ना, नदी डेल्टा के निर्माण जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है। भारत में कितना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस मृदा का विस्तार है। और इतना ही भूमि पर काली मृदा का भी विस्तार है, करिया मिट्टी। ध्यान दे लो, जलोढ़ का गठन है, जलोढ़ मृदा का गठन किससे हुआ है, जलोढ़ मृदा का गठन बालू, सिल्ट, मृतिका आदि मिलकर जलोढ़ मृदा का निर्माण कर। जलोढ़ मृदा के गठन में बालू, सिल्ट, मृतिका, बालू समझ में आ रहा है ना, सिल्ट, बालू के अंदर में शीशा के जैसा चमकता चमकता पदार्थ दिखता है, उसी को सिल्ट कहते हैं। बालू के अंदर में चमकता चमकता शीशा जैसा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। और मृतिका, उसमें कंकड़ जैसे पदार्थ होता है, कठोर बड़ा बड़ा सा क्षेत्र होता है, वो क्या कहते हैं, मृतिका होता है, ठीक है ना। बालू जो लो टाणी पर से बालू ले लो, ये लो होता है ना, ठीक है। अलिया के बालू अगर के पानी में डलियो लो, बालू नीचे बची और देखिए पनिया के नीचे गिरी ना तो मैं चमकती सिल्ट जैसन पदार्थ लो की चमकी, जब कि शीशा के थूरी को में डाल दिखल बाटे, वह सिल्ट हटे, ठीक बा। मृतिका का होता नहीं, बड़े बड़े कण रहो, इतना बड़ा बड़ा कण मिल जियो में, तो ये चालल जाए ना तो में से निकले बड़े बड़े कण, वह मृतिका हटे, ठीक बा। तो बालू, सिल्ट और मृतिका तीनों का अनुपात होता है जलोढ़ मृदा, ये तीनों मिलकर जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। और इसमें जलोढ़ मृदा के अंदर क्या क्या होता है, उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में पोटास, पोटा, फास्फोरस, चूना, ये सब की प्रधानता रहती है। यानी इसमें पोटास और फास्फोरस होने के कारण इसमें हम लोग गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसल को उगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि ऐसे मिट्टी में बड़े बड़े पेड़ को उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जैव पदार्थ की कमी होती है। खाद या उर्वरक का उपयोग करके, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होता है, यूरिया का उपयोग करके इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें पोटास और फास्फोरस होने के कारण इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, ये सब फसल बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। हमारे भारत में कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है, ठीक है ना। हेक्टेयर एक मात्रक है जिसमें जमीन को, भूमि को मापा जाता है। बड़े बड़े क्षेत्र की भूमि को मापने के लिए हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बीघा, काठा, उसी तरह का एक है हेक्टेयर। ये बहुत लंबा क्षेत्र की भूमि को मापना हो तो उसे हेक्टेयर में मापा जाता है। समझ में आ गया पूरा। ये जलोढ़ मृदा, कोई दिक्कत यहाँ पर, जलोढ़ मृदा हमारे क्षेत्र में कहाँ पर है, तो ये 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है ना। इसमें मुख्य फसल गन्ना, चावल, गेहूं, ये ऐसे फसल को उगाया जा सकता है। और इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे पदार्थ उर्वरक के रूप में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। आगे समझ में, अगला चलते हैं हम लोग काली मृदा पर, करिया मिट्टी। अगला काली मृदा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जलोढ़ मृदा जो है ना, हम लोग का बिहार क्षेत्र में, बिहार से तनके से है ना साइड में जी बोलो ना, तमिल जी हमने के काला दियर, हाँ दियर। और दियर में ना खाली बालू बालू चारों तरफ लौकी, गंगा जी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक बनू। तो वो क्षेत्र के लोग कहले दियारा, ठीक बनू, दियार। तो सुनो, दियार या दियारा, तो दियर या दियारा, उसी को हम दियारा भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर बिहार में, हम लोग उत्तर बिहार में है, तो और ज़्यादा उत्तर बिहार में हम इधर जाएंगे तो उस साइड में बालू मिलेगा। और बालू प्रधान जो क्षेत्र है ना, वह जलोढ़ मृदा से ही बना है, यानी बालू भी एक जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है, तो उसे दियारा भूमि कहते हैं। तब क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, दियारा भूमि क्या है, तो ऊपर नीचे मंत्र के लिख दिया लोग 82 के वो जो अनुकूलवा ना मिट्टिया, वह दियारा भूमि कहलाला। यानी बालू जौन बा, बालू प्रधान क्षेत्र को ही हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, और उसी को दियारा भूमि भी कहा जाता है। अगला काली मृदा, करिया मिट्टी।
करिया मिट्टी कहाँ बा हो? ताली में। काली मिट्टी, करिया मिट्टी। देखा इसका प्रयोग हम लोग क्या घर में चूल्हा बनावे के होई, बोरसी बनावे के होई, मूर्ति बनावे के होई तो काली मिट्टी के प्रयोग कइल जाला। काहे? तो काली मिट्टी के सबसे प्रमुख गुण का बा कि काली मिट्टी पानी के अपना अंदर में नमी के रख सकती है लंबा समय तक। नमी पानी के लंबा समय तक अपने अंदर स्टोर करके काली मृदा रख सकती है। और एक कारण उर्वरकता शक्ति अगर ज़्यादा हो, और ये जब मिट्टी में पानी आ जाए तो चिपचिपा हो जाला कि बनी मतलब लस्सी आ जाए। और लस्सी आवे के कारण ये काली मृदा, ध्यान दे लो, जब इनमें लस्सी आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाए हमने के मूर्ति बनावे खातिर, बर्छी बनावे खातिर, मतलब कहल जो तो थोड़ा सा लाई से गोंद मिलावल ए टाइप से और जटिल हो जाए। और जटिल होने के कारण इनमें धान के फसल, ईख के फसल, गन्ना के फसल ये सब आसानी से उगावल जा सकता, ठीक है। और ध्यान दे लो, सबसे पहला काम कि इस मिट्टी, यह मिट्टी काली क्यों है? तो इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह यौगिक, लोहा के अंश पाया जाता है। एल्युमिनियम के कारण यह सरंध्र होती है, जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता होती है एल्युमिनियम के कारण। और लोहा के कारण यह जटिल होती है, ठीक है। और इसी कारण लोहे अंश के कारण यह काली हो जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, फिर भी पूरा ताली में देखो तो काली मिट्टी भरल बा। काहे? तो ताली में प्रत्येक साल बाढ़ ही आवेला और बाढ़ ही में बह के आवेला। समझ में आ गए? ध्यान दे लो, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल उगाया जाता है कपास। कपास बहुत बढ़िया फसल होता है। यानी सुनो, काली मिट्टी लगता है कपास के लिए ही काली मिट्टी है। कपास का फसल यानी कॉटन, जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का उपयोग होता है कपास। सबसे अच्छा काली मृदा में यह फसल होता है कपास का, और इसी कारण इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और इसका भी मात्रा, इसका भी क्षेत्र हमारे भारत में जलोढ़ मृदा के ही का जितना है 6.4 करोड़ हेक्टेयर काली मृदा का विस्तार है। सेम दोनों का सेम है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा का क्षेत्र दोनों का सेम है, ठीक है ना। यह क्षेत्र कहाँ से? तो दक्कन के लावा प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बताएं कि बिहार में नहीं है, फिर भी बिहार में है हमारे क्षेत्र में। कहाँ से? तो जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ के पानी के साथ में मिट्टी बाढ़ के साथ में आती है, आकर जमा हो जाती है, वही वो मिट्टी जो है काली मृदा की मिट्टी हो जाती है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण मूल शैलों के ज्वालामुखी, देखो जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे बहुत सारे चट्टानें निकलती है और उसमें बेसाल्ट चट्टान, ठीक है ना, बेसाल्ट लावा, उस जो वो विघटन होता है, टूटता है, तो यह मिट्टी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब उस वह टूट कर आगे बढ़ता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे काली मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और इसका स्थानीय नाम काली मृदा को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि रेगुर मृदा है, काली मृदा का ही नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा बोलो या रेगुर मृदा बोलो या कपासी मृदा बोलो, तीनों एक ही नाम है, काली मृदा या रेगुर मृदा। है समझ में? इनमें नमी धारण करने की अत्यधिक क्षमता होती है। बताएं कि इसमें एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम होने के कारण इसमें नमी को धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, ये नमी को ज़्यादा मात्रा में धारण करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ठीक है ना, मैग्नीशियम, पोटास भरपूर मात्रा में रहता है, ठीक है ना। कैल्शियम, चूना पत्थर, मैग्नीशियम, चूना, पोटास ये सब इसमें रहता है मिट्टी में, ठीक है ना। और फास्फोरस नहीं होता है, फास्फोरस की कमी होती है। तो फास्फोरस की कमी यानी इसमें फसल उगाने के लिए हम खाद या उर्वरक का उपयोग करेंगे और इससे फसल हमारा हो जाएगा। इसमें होने वाली प्रमुख फसल गन्ना, प्याज, गेहूं, फल आदि निकाला जा सकता है, उगाया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा उर्वरक का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि फास्फोरस की कमी है, तो फास्फोरस फेंकना पड़ेगा। यानी ताल में कभी भी देखिए लोग धान उन बोइन हो तो फास्फोरस फेंकाई, पियर पियर पाकिट आवेला, ठीक है ना, फेंट के धान में फेंक दिया जाए, ठीक है। ध्यान तो अगला मिट्टी जो है लाल एवं पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा एक ही मिट्टी है।
लाल मृदा, जब इसमें पानी डाल देंगे ना हम लोग, पानी इस तरह से पानी का बहाव होगा तो ये अपने साथ लाल रंग लेकर चला जाता है, पीला रंग हो जाता है, मिट्टी का रंग बदल जाता है पीला मृदा। अब कैसे, क्यों? नीचे इसका विस्तार ना पर्वत द्वीपीय पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा होता है। चट्टान हम लोग पढ़े थे 8वां क्लास में, चट्टान है, उसमें एक चट्टान पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान, बिल्कुल लाल होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये गर्म वाले क्षेत्र में ही होता है। ये मिट्टी गर्मी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे समझ लो कि समझने के लिए, लंबा समय तक याद रखने के लिए कि मिट्टी जब हीट होता है, गर्म होता है तो लाल होता है। ईंट होता है ना, ईंट गर्म हो गया तो लाल हो गया। तो इसी कारण जब ये हीट वाला क्षेत्र में होता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ का टेम्परेचर हाई हो, वहाँ पर ये मिट्टी पाया जाता है। वहाँ की मिट्टी गर्मी के कारण रेड हो जाती है, लाल हो जाती है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टान कैसा होता है? लाल होता है, और इसी के विघटन से टूटकर ये मिट्टी का, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी का निर्माण होता है। पियरी मिट्टी, ये भी हमारे क्षेत्र में पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पियरी मिट्टी। ये चट्टान द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा कम। अब देख, पहले ही बताई कि हीट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ की गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो भाई वहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब क्या, वहाँ पर वर्षा कम हो रही है। जब वर्षा कम हो रही है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई है। तो ये 100 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होता है, वही उसी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, कम टेम्परेचर वाले क्षेत्र में। और ज़्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र में और कम वर्षा वाले, ठीक है ना, यहाँ पर वर्षा कम होती, ठीक है ना। ये लाल रंग इसका लोहंस के मात्रा के कारण होता है, यानी इसमें लोहा का मात्रा, तांबा का मात्रा ज़्यादा होता है। मिट्टी में लोहा और तांबा ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इसी के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, ठीक है ना। इसमें ग्रेनाइट, नीच से रवेदार पदार्थ के विघटन से ये मिट्टी का निर्माण होता है। और ध्यान रखना कि ये हमारे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद है। यानी इन दोनों मिट्टी से, जलोढ़ और काली मिट्टी से भी ज़्यादा मिट्टी है हमारे भारत में, लाल और पीली मिट्टी। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये 14.4 करोड़ हेक्टेयर है, ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। कौन? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, ये ज़्यादा मात्रा में। मतलब इसका कारण यह है ना कि हमारे भारत के 3 हिस्सा अत्यधिक गर्मी से प्रभावित, यानी गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत में, पूरे भारत के 3 भाग गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर गर्म जलवायु रहेगा तो वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार होगा, ठीक है ना, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र है, ठीक है। और उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है, उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, क्योंकि उत्तर भारत का क्षेत्र ठंडा जलवायु वाला क्षेत्र है, हिमालय है, हिमालय के कारण वो ठंडा वाला क्षेत्र है, तो उसमें जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु गर्म एरिया वाला क्षेत्र है, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी दक्षिण वाला क्षेत्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय, ये सारे क्षेत्र जो है लाल और पीली मिट्टी। इसको याद रखना जरूरी है कि इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने को आता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण, आज देंगे याद करने को, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय, ये क्षेत्र जो है कहाँ पर, लाल मृदा और पीला मृदा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें, इस मिट्टी में जैव पदार्थ की कमी होती है। इस मिट्टी में जैव, देखो हर मिट्टी में कुछ ना कुछ चीज की कमी है। इसमें फास्फोरस की कमी है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। और इसमें जो है जैव पदार्थ की कमी होती है, यानी जैव पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फसल को उगाने में, और इसमें जैव पदार्थ नहीं है, मतलब इसमें फसल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उर्वरक का प्रयोग करके आसानी से फसल निकाला जा सकता है, यानी उर्वरक का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके आसानी से इसमें फसल उगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें उगाए जाने वाले फसल मुख्य रूप से चावल, ज्वार या बाजरा सबसे ज़्यादा होता है इसमें। बाजरा के अलावा ना इसमें ये मूंगफली, बादाम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मिट्टी जो थोड़ी सी फ्लूक मिट्टी होती है, जटिल फ्लूक होती है। अब बादाम नीचे फैलता है ना, और इसके कारण से बादाम अच्छा खासा इस मिट्टी में हो जाता है, ठीक है ना। अब बादाम के लिए जल की भी ज़रूरत कमी होती है, ठीक है। मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल आदि इस मिट्टी में उगाए जा सकते हैं।
आया समझ में। अगला जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट का मतलब क्या है? लेटेराइट की उत्पत्ति किस है? लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना। लेटेराइट की उत्पत्ति लेटर शब्द से हुई है और लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। तो सीधा सीधी बात हुई कि ईंट पत्थर वाला मिट्टी, कंकड़ बालू वाला मिट्टी को हम लेटेराइट मृदा कहेंगे, जिसमें ईंट की मात्रा ज़्यादा हो, कंकड़ की मात्रा ज़्यादा हो, अरे खपड़ा नरिया इस सब की मात्रा ज़्यादा हो, पत्थर की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है ना। ऐसे मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज़्यादा मुलायम और महीन मिट्टी होता है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी में ईंट पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। लेटेराइट मृदा, इसमें ईंट पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है और ये उच्च तापमान वाले एरिया में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें पाया जाता है। क्योंकि इस मिट्टी को बनने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तेज वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये टूटता है। बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर ये टूट कर छोटे छोटे पत्थर मिट्टी में बदल जाता है, ठीक है ना। इसके लिए तेज उच्च तापमान चाहिए और हाई वर्षा चाहिए। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारे भारत में कम मात्रा में है, इसका विस्तार केवल 1.3 करोड़ हेक्टेयर में ही है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर में से, और उससे थोड़ा बहुत अधिक इधर उधर आसपास में है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमस कम होती है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण अजैविक पदार्थ अपघटित होकर यह नष्ट होता है। ध्यान दें, इसमें अत्यधिक तापमान होने के कारण अजैविक पदार्थ के अपघटित होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अत्यधिक तापमान के कारण मिट्टी हाई होकर फटेगी, मतलब जैसे दरार होता है ना, फटेगी। और उसमें अत्यधिक वर्षा होगी तो वहाँ से टूट कर वो नीचे गिरेगी और इसे छोटे छोटे कण में बदल जाएगी, मिट्टी बन गई। इसे हम कहते हैं लेटेराइट मिट्टी, यानी ईंट पत्थर वाला मिट्टी, ठीक है। अपक्षय के कारण इसका रंग लाल होता है। अब अधिक ज़्यादा टेम्परेचर में तपने के कारण, अपक्षय बोलेंगे, तपने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। तपेगा तो लाल होगा, ठीक है ना। और उत्पादन के लिए रसायन, इसमें क्या होता है कि फसल का उत्पादन थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। इसमें अनाज को उगाना थोड़ा सा बंजर भूमि की तरह ही होता है। तो इसमें अनाज को उगाने के लिए इसकी अच्छे से जुताई कर इसमें रासायनिक खाद उर्वरक का ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। यानी रासायनिक खाद उर्वरक का हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो इस मिट्टी का निर्माण हो सके, ठीक है ना। यह क्षेत्र कहाँ पर यह पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम में ये क्षेत्र में पाया जाता है। और ये इसमें खाद्य पदार्थ के उपयोग करके अत्यधिक मात्रा में चाय, कहवा और काजू का उत्पादन किया जाता है। काजू चूंकि गर्म जलवायु वाला क्षेत्र में होता है, गर्म मिट्टी में होता है और काजू के लिए गर्म मिट्टी चाहिए और दूसरा चीज ज़्यादा पानी भी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा मिट्टी होता है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसीलिए काजू पूरे भारत में कहीं नहीं उगाया जाता है, ये केवल लेटेराइट मिट्टी पर ही उगता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। और चाय जो है आसानी से इसमें हो जाता है। चाय के लिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीन और असम वाले क्षेत्र भी, ये क्षेत्र चाय के लिए फेमस है। यहाँ पर मिट्टी को लायक बनाकर उसमें चाय और कहवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। काजू के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसमें काजू का उत्पादन किया जाता है। अगला जो मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा, बालू। मरुस्थलीय मृदा मतलब बालू, बलुई मिट्टी। तो यह मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु में, यानी जहाँ पर बारिश ना हो, वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो, ठीक ना, लंबा समय तक गर्म हो। इन्हें कि कुछ समय तक 1 महीना गर्म रहे फिर ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं, लंबा समय तक वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो। तो वहाँ जहाँ पानी की कमी हो, मिट्टी में पानी ना हो। सबसे ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता जलोढ़ मृदा में होती है, इसमें काली मृदा में, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। और इसमें पानी की मात्रा कम होती है और शुष्क ऋतु में अम्ल वर्षा या ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी क्षेत्र बनता है। बालू मिट्टी का निर्माण होता है, बालू का, सफेद वाला बालू होता है ना, उस वही है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग हल्का लाल या भूरा होता है, हल्का लाल या भूरा होता है, ठीक है ना। ये राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र राजस्थान है। राजस्थान की मिट्टी सारा बलुई मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा है राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है ना। और इसके
सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्र में ही पाया जाता है, दक्षिण पंजाब आदि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पानी की कम मात्रा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजस्थान। राजस्थान में ये मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। वनस्पति और उर्वरक खनिज के अभाव होता है इसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधा नहीं होते हैं ज़्यादा मात्रा में, इसके कारण इसकी जो जड़ मिट्टी होती है सरंध्र नहीं हो पाती या कहा जाए तो जटिल नहीं हो पाती है। और उर्वरक की भी मात्रा इसमें कम होता है, खनिज लवण की मात्रा का अभाव होता है यानी खाद वगैरह नहीं है। इसमें सबसे अच्छा फसल होता है परवल, पटल सबसे अच्छा निकलता है इसमें, ठीक है फसल, क्योंकि वह कम जलवायु वाले क्षेत्र में हो जाता है आसानी से, ठीक है ना। फसल कपास, चावल, गेहूँ क्या कब? तो सिंचाई के व्यवस्था पर, यानी सिंचाई करने की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तब जाकर ये फसल उगाया जा सकता है, अन्यथा बिना जल की व्यवस्था पर फसल का उगाना थोड़ा सा मुश्किल है समझ में। और एक मिट्टी है 6 नंबर पर्वतीय मृदा, ये पर्वत वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वत अरे पर्वत यानी पठार पर, पर्वत पर खेती की जाती है ना, तो खेती वो कहाँ पर होती है? तो पर्वतीय मृदा पर होती है। पर्वत के ऊपर खेत होता है, वो ऊपर सीढ़ी नुमा संरचना बना कर रेखा नुमा संरचना, उस पर खेती किया जाता है पर्वतीय मृदा पर। और यहाँ पर पानी की मात्रा उपलब्ध रहता है, क्योंकि पर्वत के अंदर में पानी को सोखने की क्षमता रहती है, पानी की मात्रा उपलब्ध रहता है। लेकिन पानी यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि पर्वत पर ढलान होता है ना, तो पानी को रोकने के लिए उस पर सीढ़ी नुमा संरचना बना दी जाती है। और इसमें मुख्य फसल होता है कौन कौन? इसमें मुख्य फसल चावल और आलू प्रमुख मात्रा में उगाए जाते हैं। चावल के लिए महत्वपूर्ण होता है और आलू, जब हमारे कभी कभी देखना, कभी हमारे क्षेत्र का जो आलू खत्म होता है ना, इतना बड़ा बड़ा आलू, एक 250 ग्राम के 500 ग्राम के आलू निकले, हाँ, तो इतना बड़ा बड़ा आलू कहाँ से निकलता है? ये पर्वतीय मृदा से वो निकाला जाता है, पर्वतीय मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो पर्वतीय मृदा यानी कि हमारा जो ये 6 प्रकार की मिट्टी है हमने पढ़ लिया। और इस चैप्टर में और एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भू क्षरण और भू संरक्षण, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।